बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम एएनएम पेपर पर फोकस करने वाले हैं कि जिनका भी अपकमिंग टाइम में एएनएम का पेपर है, क्योंकि अभी रिसेंट में मेरी 3 दिन है जो बिहार में जो एएनएम की 10,000 प्लस वैकेंसी निकली थी, उनका एग्जाम अभी चल रहा है। एक पेपर आई थिंक हो चुका है 4 तारीख को। जैसे लास्ट टाइम यूपी में पेपर हुआ था 2-3 दिन तक, ऐसे ही इस बार बिहार में एग्जाम हो रहा है। एग्जाम सीबीटी बेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आज हम एएनएम वालों के लिए जो सीएचओ का पेपर है बिहार में, किस तरीके से एनएचएम पेपर करवाता है और अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सब चीजें आज की इस क्लास में बताई जाएंगी। दूसरी चीज है जो आज ही 7 जनवरी को पेपर हुआ है पंजाब में एमपीएचडब्ल्यू और एएनएम की पोस्ट के लिए आज पेपर हुआ है। पेपर ऑफलाइन मोड में था, पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है मेरे पास, बट पेपर पंजाबी लैंग्वेज में है, जिसको हिंदी में हाफ कन्वर्ट हो गया है, हाफ रात तक हो जाएगा तो आपको वो पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि पंजाबी पढ़ना सभी के बस की बात नहीं, इवन मुझे भी नहीं आती है, उसको कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको अभी पेपर को अपलोड नहीं हुआ, लेकिन मे बी रात तक और कल मॉर्निंग तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आप बिहार में एएनएम का पेपर देते हैं, सीएचओ का देते हैं, एनएचएम का पेपर देते हैं, तो आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अपकमिंग टाइम में, आप इस क्लास के थ्रू जान सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ, एनएचएम या फिर एएनएम का पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स पीडीएफ को परचेस करना होगा। जो लोग 40 पेपर प्लस 13 सीरीज लेंगे उनको भी वो सीरीज पेपर मिल जाएंगे, और जो लोग एएनएम के पर्टिकुलर पेपर लेते हैं तो आपको वो पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। मोर देन 22 से ज़्यादा पेपर एएनएम वालों के होंगे, मोर देन 40 से ज़्यादा पेपर सीएचओ एनएचएम वालों के होंगे। आपको ये सभी पेपर मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके परचेस करना होगा। चलिए अभी पेपर देखते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है वो ये रहा आपके लिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया डन विद इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बिहार का ही ये पेपर है जिसमें पूछा गया है, और ये पेपर मेमोरी बेस्ड है। पूछा गया है कि जो बर्थ क्या है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है, एक कितने दिनों के अंदर करवाना चाहिए, 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन या फिर 24 दिनों के अंदर। डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन है, ये दोनों कब करवाए जाते हैं, 21 दिनों के अंदर। कितना, 21 दिनों के अंदर। तो जो इंडिया में जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है कब आया था, ये आया था 1969 में, 1969 में। कब आया, 1969 में। और इस एक्ट के तहत क्या है, इस एक्ट के तहत है जो विद इन 21 डेज के जन्म और मृत्यु दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आपको एक्ट पास होना पूछा तो कब हुआ, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल पूछी है, वो कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, सार्टोरियस मसल्स या फिर डेल्टॉइड मसल्स। तो कौन सी मसल है जो सबसे लंबी मसल है हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो वो है आपकी सार्टोरियस मसल्स। कौन सी, सार्टोरियस मसल्स। आपको यदि एग्जाम में टोटल मसल्स की नंबरिंग पूछे कि कितनी मसल्स होती हैं, वो आपको एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपसे सबसे लंबी पूछे तो वो भी आ सकता है। तो 639 आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं, बोन्स 206। यदि मसल्स की बात करें लॉन्गेस्ट मसल्स की, तो है सार्टोरियस मसल, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, सार्टोरियस मसल जो बैक साइड से स्टार्ट होती है आपके थाई वाले एरिया से। अब यदि आपको हम बात करते हैं कि कौन सी नर्व में जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो होती है सियाटिक नर्व। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको एएनएम वालों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उस टाइम पे ट्रेनिंग सिखाई जाती है और ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। तो ट्यूबेक्टोमी की जाती है, उसमें कौन सा बॉडी पार्ट रिमूव किया जाएगा, यूट्रस,
फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या फिर यूरिनरी ब्लैडर। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्यूबेक्टोमी होती है और एक होती है वैसेक्टोमी, जो कि परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए की जाती है। ट्यूबेक्टोमी में जो पार्ट यहाँ पर रिमूव करने की बात की जा रही, जहां पर भी टॉमी वर्ड जुड़ जाए मतलब कि कुछ ना कुछ काटपीट होनी है और अलग किया जाना है। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब यहाँ पर क्या है? ट्यूबेक्टोमी का मतलब है फैलोपियन ट्यूब। क्या है यहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना। अब यदि आपको इस फीमेल स्टेलाइजेशन के लहजे में पूछे तो फैलोपियन ट्यूब, लेकिन यदि आपको ट्यूबेक्टोमी की जगह पूछ लें कि साल्पिंजेक्टोमी, ये दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी यूज किया जा सकता है जब बच्चों का जो ऑपरेशन कहते हैं हम कि आफ्टर फैमिली प्लानिंग के बाद आप जो 2 बच्चे हो गए यदि ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए टर्म ट्यूबेक्टोमी करेंगे। लेकिन आपको ऐसे भी यदि ट्यूबेक्टोमी पूछे और ऑप्शन में आपको ये रहे तब आपको क्या कहना है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो इन्फेक्शन है कहलाता है साल्पिंजाइटिस। क्या कहलाएगा? साल्पिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। दूसरा, यदि जो फर्टिलाइज्ड जो मटेरियल है वो यदि इम्प्लांट भी यही हो जाए तब क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और साल्पिंजाइटिस वो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है यूटेराइन ट्यूब। क्लियर? और भारत में सबसे ज्यादा जो फैमिली प्लानिंग के लिए मेथड अपनाई जाती है वो कौन सी? वो है ट्यूबेक्टोमी। मेल बहुत रेयर केस में वैसेक्टोमी परफॉर्म करवाएंगे एज कंपेयर टू फीमेल के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 मार्च को, 29 अक्टूबर को, 29 सितंबर को कि 29 दिसंबर को? विश्व हृदय दिवस, ये पेपर बिहार का ही पेपर है, एनएचएम ने कंडक्ट कराया था सीएचओ के लिए। तो वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को हर साल है, जो हर साल विश्व हृदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014 या फिर 10 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे क्लीन सिटी का जो टैग लगा हुआ है वो लगा हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। किसको? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? तो होती है गांधी जयंती। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी? तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में आर्टरीज कैसी होंगी? थिक, इलास्टिक, फ्रेजाइल या फिर हार्ड? एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होगा? जो आर्टरीज है उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, जमाव होगा। जब किसी भी हॉलो वास्कुलर पाइप में कुछ जम जाए तो कैसा होगा? हार्ड होगा। वैसे ही आपकी आर्टरी है वो तो एक इलास्टिक वे में रहती हैं, लेकिन जब उसमें डिपोजिशन होगा किसका? कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, तो इसके कारण आर्टरी क्या होंगी? हार्ड होंगी। क्या होंगी? हार्ड होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, 30, 14 या फिर 10? नॉर्मली होती है 16 to 20 तक। क्या है? 16 to 20। यदि सांस लेने में दिक्कत हो तो कहेंगे डिस्निया, सांस ली ही नहीं जा रही तो कहेंगे एपनिया। और यदि बात करें हम कि बहुत ज़्यादा फास्ट है आपकी ब्रीदिंग रेट तो वो क्या कहलाएगी? टैकिपनिया। कम है तो प्रेडिपनिया। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट कितनी है प्रेगनेंसी में? तो होगी 20 पर मिनट। कितना? 20 पर मिनट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ग्रोथ? तो यहाँ पर ग्रोथ का क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप्ड, फिजिकल ग्रोथ, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन द बॉडी पार्ट्स या फिर बोथ बी एंड सी? तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि आपकी फिजिकल ग्रोथ। क्या है यहाँ पे? फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ भी है मतलब बॉडी के पार्ट्स का बढ़ना। और यहाँ पर आपकी जब बात की गई है कि
लास्ट में जो ऑप्शन दिया है कि बी और सी है या फिर ए है, क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, वो होगा डी, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ भी है। फिजिकल ग्रोथ में क्या होगा, आपकी बॉडी के साइज से बढ़ेंगे, क्या होगा, फिजिकल ग्रोथ होगी आपकी। फिजिकल ग्रोथ में आपकी बॉडी के पार्ट्स भी बढ़ेंगे, साइज शेप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी और सी। नेक्स्ट वन, इन एडल्ट व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एडल्ट एज में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ या फिर आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर एडल्ट एज पूछे, एडोलेसेंस एज पूछे, इन दोनों में आपकी पहली प्रायोरिटी होती है मेंटल हेल्थ। क्या है, मेंटल हेल्थ। दिमागी तौर पर आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप कुछ आगे को कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एडल्ट एज में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैरियर भी जरूरी है, फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, लेकिन एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज द मेंटल हेल्थ। दिमागी तौर पर स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे को कुछ काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए सही आप यहाँ पे कौन सा पार्ट यूज करेंगे, कहाँ से, जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूनेट है, तो ब्लड सैंपल कहाँ से लेंगे, हील्स से, हैंड से, नेक से कि बैक से। तो नेक बैक से सैंपल नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पे सैंपल लिया जाएगा, न्यूनेट है तो हील से, कहाँ से, हील्स जो एड़ी है वहां से। नेक्स्ट वन, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वी कैन हियर द बेबी एफएसएच बाय द फीटोस्कोप। तो फीटोस्कोप की सहायता से आप फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं, 10 वीक की प्रेगनेंसी में, 28 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक की प्रेगनेंसी में या फिर 14 वीक की प्रेगनेंसी में। तो फीटल हार्ट साउंड आप कितने वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं, हेल्प विद द फीटोस्कोप, तो होगा 20 वीक्स। कितना, 20 वीक की, जब जो जेस्टेशनल पीरियड है 20 वीक की प्रेगनेंसी हो तब फीटल हार्ट साउंड आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड। तो स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्रावस्कुलर। बिलो द स्किन इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है वो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कौन सा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंट्रावस्कुलर मसल्स में दिए जाते हैं और आईवी में डायरेक्ट वेंस में दिए जाते हैं, लेकिन बिलो द स्किन की बात की गई है, स्किन के नीचे, तो कौन से इंजेक्शन होंगे, वो होंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोलेरा इज कॉज्ड बाय। तो कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरियल या फिर स्ट्रेप्टोकोकल। तो जो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है होता है एक बैक्टीरिया, नाम है उसका क्या, विब्रियो कोलेरा, जो कि गंदा खाने पानी पीने के कारण होगा, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विब्रियो कोलेरा, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका एक क्लासिकल साइन एग्जाम में आता है, होता है राइस वाटर स्टूल। क्या है, राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 days दैट मीन्स ओव्यूलेशन अकर्ड ऑन विच डे। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि यदि 28 दिन की पीरियड जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यदि ओव्यूलेशन पूछे तो कौन से दिन होगा, 16, 14, 20 या फिर 18। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग रिलीज होने वाला दिन। कौन सा, एग रिलीज होने वाला दिन। तो ओव्यूलेशन जो होगा वो कब होगा, 14वें दिन। कब होगा, 14वें दिन। नेक्स्ट इज ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। यदि फीमेल में तो नॉर्मल है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए तब क्या कहेंगे आप इसको, गायनेकोमास्टिया, मास्टाइटिस, क्लीनिफेल्टर या फिर टेंडरनेस। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल्स इट्स नोन एज द गायनेकोमास्टिया। क्या है, गायनेकोमास्टिया। कुछ में सर्जरीज के थ्रू इनको श्रिंक किया जाता है, मतलब सिकोड़ा जाता है, या फिर कुछ मेडिकेशन के द्वारा। तो गायनेकोमास्टिया का मतलब क्या है, ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट
विच टाइप ऑफ पेल्विस इज मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ? तो बच्चे के जन्म के लिए सबसे अच्छी पेल्विस कौन सी है? ऑप्शन में है यहाँ पे एंड्रॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस या फिर एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये चीज सबको पता है कि जो वेजाइनल बर्थ और बेबी बर्थ के लिए सबसे कॉमन सुटेबल पेल्विस कंसीडर की जाती है वो एक ही है, वो है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी? गायनेकॉइड पेल्विस। ये आपको एग्जाम में या तो इसकी इनलेट पूछी जा सकती है या फिर मेल में कौन सी पाई जाती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 तरीके की टोटल पेल्विस होती है। सबसे कॉमन और जो 50% से ज्यादा जो फीमेल में पेल्विस होती है जो कि नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए भी जरूरी है, वो कौन सी? वो गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इन इंडिया? तो भारत में कौन सी स्पीसीज नहीं पाई जाती है प्लाज्मोडियम की? प्लाज्मोडियम एक स्पीसीज है, 4 होती है टोटल, फॉल्सीपेरम, ओवेल, वाइवेक्स और मलेरियाई। इंडिया में सबसे कॉमन है जो वो कौन सी? वो फॉल्सीपेरम। कौन सी? फॉल्सीपेरम। लेकिन जो इंडिया में नहीं पाई जाती है वो कौन सी है? वो ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि इंडिया में रेयरली ही, मतलब कि नहीं ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो विच टाइप ऑफ डिसीज? तो पोलियो किस तरीके की डिसीज है? वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या फिर फंगल? तो पोलियो का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है? एक वायरस होता है। तो ये डिसीज भी कैसी है? एक वायरल डिसीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, पोलियो के लिए वैक्सीन पूछी जाती है तो वो होती है आईपीवी, इन्फेक्शनल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन 5 साल की उम्र तक दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो नर्सिंग का हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। यदि आप सीपीआर देते हैं, क्या है? सीपीआर देते हैं किसी बच्चे के लिए, एडल्ट चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पर आपका जो डेप्थ है, जब आप फिस्ट से सीपीआर देंगे तो कंप्रेशन का जो यहाँ पर गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच या फिर 1 to 1.5 इंच या फिर 2.5 to 3 इंच। तो यहाँ पर यदि डेप्थ की बात की जाए तो कितना दिया जाता है? डेप्थ की बात की जाए तो कितना दिया जाता है? 2 से 2.5 इंच तक। कितना? 2 to 2.5 इंच तक। एग्जाम में आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी ये पूछ सकते हैं कि डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। यदि यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, कि कोई भी एडल्ट बच्चे को सीपीआर देता है तो जो डेप्थ है कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 इंच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट इन विच मंथ? तो बच्चा बिना सपोर्ट के किस महीने की एज में बैठ सकता है? 10 मंथ में, 12 महीनों में, 6 महीनों में या फिर 8 महीने में? कितनी एज में बच्चा है जो बिना सपोर्ट के बैठ सकता है? तो बच्चा है जो जनरली 8 महीने की एज में बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। 6 मंथ में विद सपोर्ट के बैठेगा, विद सपोर्ट के पिलो आप पीछे लगा दीजिए, बैठेगा। लेकिन बिना सपोर्ट के पूछा है तो वो होता है 8 महीने की उम्र में। 10 महीने में बच्चा क्रीपिंग स्टार्ट कर देता है, 9 से 10 महीने में। क्रीपिंग का मतलब पेट केवल रेंगना। फिर आफ्टर कुछ बच्चे यहाँ पर हम बात करें 8-9 महीने में ही क्रीपिंग स्टार्ट कर देते हैं। 10 से लेके 12 महीने की उम्र में या तो वो क्राउलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल यदि बात करें माइलस्टोन की हम, तो 10 महीने में बच्चे हैं जो क्या करेंगे? क्राउलिंग करेंगे। और यहाँ पे 8 से 10 के बीच का जो माइलस्टोन होता है उसमें करते हैं क्रीपिंग। नेक्स्ट वन, कोलोस्ट्रम इज हाईली। कोलोस्ट्रम कैसा होता है? एक्सपेंसिव, नॉन वैल्यूएबल, इन्फेक्शियस या फिर न्यूट्रेटिव। तो कोलोस्ट्रम का मतलब पता होगा तब आप समझेंगे। तो कोलोस्ट्रम का मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद मदर के ब्रेस्ट से जो येलो कलर का ब्रेस्ट मिल्क निकलता है वो कहलाता है कोलोस्ट्रम, जो कि हाईली न्यूट्रेटिव के साथ साथ है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है, कुछ चीप है, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वो होगा न्यूट्रेटिव। क्या होगा? न्यूट्रेटिव। नेक्स्ट वन,
फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी, तो बच्चे का फर्स्ट पासिंग स्टूल क्या कहलाएगा? मेलोनियम, मिलेनियम, मेकोनियम या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चे का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है ग्रीनिश ब्लैक टाइप का होगा, वो कहलाता है क्या? मेकोनियम। क्या कहलाएगा? मेकोनियम। नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करते हैं? इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के, पेन के या फिर स्वेलिंग के। तो एंटीबायोटिक काम करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आप एंटीबायोटिक क्यों खाते? जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तभी खाएंगे ना, कि पहले से खाएंगे। स्वेलिंग के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर NSAIDs हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? पेन के लिए जो मेडिकेशन पूछे वो होंगी आपके एनाल्जेसिक्स। क्या होंगे? एनाल्जेसिक। और इन्फेक्शन के लिए पूछे तो क्या होंगे? एंटीबायोटिक। क्लियर है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होंगी, तो इसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन दोनों के लिए यूजफुल जो रह सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है, कौन सी होगी? जुडियोविडिन, निबेरापाइन, ओसेल्टामिर या फिर ऑर्टिसोनेट। तो ऑर्टिसोनेट दी जाती है मलेरिया के लिए, याद रखना है, मैं यहाँ पे ऐड करते जा रही हूँ। निबेरापाइन दी जाएगी वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब यदि माँ को HIV है और उसका जो बेबी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। जुडोविडिन है जो एंटी, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक ART ड्रग है। ART ड्रग का मतलब है किस तरीके की ड्रग है? तो ये जो जुडोविडिन है एक ऐसी ड्रग हो गई, ये हो गई आपकी जो HIV के लिए दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस। ओसेल्टामिर दी जाएगी किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए। देखे अब आपके एक क्वेश्चन से 4 तो वैसे ही हो गए। जुडोविडिन पूछे तो ये HIV की ड्रग ऑफ चॉइस है। निबेरापाइन पूछे तो ये एक एंटी वायरल ड्रग है, लेकिन ये कब दी जाएगी? माँ से बच्चे के लिए, यदि आपको HIV होने से प्रिवेंट करना है तब। ओसेल्टामिर और टेमीफ्लू नाम से जो मार्केट में अवेलेबल होती है स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ऑर्टिसोनेट कंबाइंड ड्रग होती है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट, तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जुलाई, 21 मई, 21 अगस्त या फिर 21 जून को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। कब? 21 जून को। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन ओव्यूलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर हैं जो मार्क कर सकते हैं। और जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओव्यूलेशन के लिए जब एग रिलीज होता है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा कहलाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 1 जुलाई को। तो हम हर साल जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो हम हर साल जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। नेक्स्ट इज फार्मर लंग डिसीज कॉज्ड बाय, जो फार्मर लंग्स डिसीज है कैसे होंगी? वेजिटेबल्स से, ग्रेन्स से, पिकल्स से या फिर कोल से। फार्मर लंग्स डिसीज किससे होंगी? तो ये फार्मर लंग्स डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा वो होगा ग्रेन्स, जो भूसा होता है, भूसा होगा ग्रेन्स का, उस भूसे से बीमारी होने की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ग्रेन्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे PPIUD। PPIUD का फुल फॉर्म क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, प्रीपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस या फिर पार्टम पोस्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइस। PPIUD का मतलब होता है पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आफ्टर द डिलीवरी 48 से 72 घंटों के अंदर जो PP जैसे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है वैसे ही पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जो कि आफ्टर डिलीवरी है जो
आप इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच डिसीज अकर्स वाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट। तो जो लोग लंबे समय तक कोयले की खदानों में काम करते हैं उनको क्या हो सकता है? सिड्रोसिस। तो सिड्रोसिस तो होता है आयरन डस्ट के कारण। एंथ्रोकोसिस या फिर न्यूमोकोनियोसिस या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो लोग लंबे टाइम तक कोल डस्ट में काम करते हैं उनको एंथ्रोकोसिस के साथ साथ न्यूमोकोनियोसिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी एंड सी। लेकिन यदि आपको बात करते हैं कि एसिड्रोसिस की, तो आयरन के कारण होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन विजुअल एग्जामिनेशन। तो विजुअल एग्जामिनेशन में कौन सी मेथड यूज की जाएगी? पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन। ये आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन के जो स्टेप होते हैं वो है। तो यहाँ पर विजुअल एग्जामिनेशन मतलब ओनली देख के, तो होगा इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्शन क्या होगा? इंस्पेक्शन। पाल्पेशन का मतलब होगा इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करना। नेक्स्ट वन, विच साइट इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। तो बीसीजी वैक्सीनेशन कहाँ दी जाती है? लेफ्ट लोअर आर्म में, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म या फिर राइट अपर आर्म में। तो बीसीजी वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? तो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ पे? लेफ्ट अपर आर्म में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी वन लाइनर क्वेश्चन है इस क्लास में, क्योंकि मैंने बिहार का जो एएनएम वालों का पेपर है 12 तारीख को, उनके हिसाब से सेट किए हैं और मेमोरी बेस्ड बिहार का ही पेपर है। तो ह्यूमन ऑर्गन इज डिस्कार्डेड विच बैग अकॉर्डिंग टू VMW। VMW कार नहीं है कि यहाँ पर आपका बायोमेडिकल वेस्ट के तहत ह्यूमन ऑर्गन और जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ये सभी डिस्कार्ड किया जाता है येलो कलर के वेस्ट में। किसमें? येलो कलर के वेस्ट बैग में। नेक्स्ट वन, मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत एटलीस्ट कितनी विजिट की जाती हैं? एंटीनेटल विजिट है जो कितनी की जाती हैं? 5, 4, 3 या फिर 2 एटलीस्ट। तो जो यदि विजिट की बात की जा रही है तो जो विजिट की जाती है वो होती है एटलीस्ट 4 विजिट तक। कितना? 4 विजिट तक। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ BBM। तो हो सकता है आपको BBM का फुल ANM वालों को आ जाए, या फिर BBM यूज किन वैक्सीन के लिए किया जाता है? तो BBM यूज किया जाता है वैक्सीन की पोटेंसी के लिए कि वैक्सीन डिस्कार्ड करने लायक तो नहीं हो गई है उसको। BBM का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या होगा? वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट इज एज ऑफ मिनार्ची इन फीमेल। फीमेल में मिनार्ची की एज पूछी गई है, कितनी होगी? ऑप्शन है यहाँ पे 15, 10, 16 या फिर 13। तो यहाँ पर प्रीकॉशियस कह देंगे यदि 10 साल में मिनार्ची स्टार्ट हो गई तो। लेकिन यहाँ पर एक आइडियल एज होती है 13 साल। कितना? 13 साल। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पेंटा का मतलब होता है 5। इसमें जो वैक्सीन होती है वो होती है यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में आपकी आती है, यहाँ पर जो आई थिंक ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको गड़बड़ है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन होती हैं। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसमें होती है कितनी? 5 वैक्सीन्स। कौन कौन सी? DPT डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, प्लस हेपेटाइटिस B, प्लस HIV, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। तो यहाँ पर आपको न्यूमोकोकल और मम्स दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर न्यूमोकोकल और मम्स है जो हो सकता है। लेकिन जो 5 वैक्सीन होती है वो होती है 5 डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। नेक्स्ट वन, स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो इन एक्सरे विथ विच डिसीज। स्नो स्टॉर्म पैटर्न यदि एक्सरे में दिखाई दे तो किस डिसीज में दिखाई देगा? हाइडेटिफॉर्म मोल में, निमोनिया में, COPD में कि सिलिकोसिस में? तो किसमें मिलेगा? एक्सरे में, तो वो होगा हाइडेटिफॉर्म मोल में। किसमें?
हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको यही स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस पूछे, एक्सरे में पूछा है तो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है यहाँ पे। यदि आपको जो यहाँ पर आपको हाइड्रेटिव फॉर्म मोल के साथ साथ एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बूट शेप्ड हार्ट, बहुत एग्जाम में आता है, वो देखने को मिलता है किसमें, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में, बूट शेप्ड हार्ट। नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब मनाते हैं, 7 डेज सितंबर, 1 to 7 डेज अगस्त, 1 to 10 डेज सितंबर या फिर 1 to 10 डेज अगस्त। तो जो अगस्त का पहला हफ्ता होता है, क्या है, अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर, किसके, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, इंडियन डिमांड ड्राफ्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी या फिर इंडियन ड्राफ्ट ऑन डिमांड। तो आईडीडी का मतलब होता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन है आपको कि रिमेनिंग डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड विद इन। तो मीजल्स वैक्सीन को यदि आपने जो बचा हुआ डोज है तो उसको कितने घंटे के अंदर डिस्कार्ड कर देना है, 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर 10 घंटे के अंदर। तो जो मीजल्स वैक्सीन का बचा हुआ डोज है उसको हमें विद इन 4 आवर के क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने का मतलब है कि उसको थ्रो कर देना है, क्योंकि यदि आफ्टर दैट आप इंजेक्ट करते हैं तो मरीज को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन, एमएमआर वैक्सीन, तो एमएमआर में 3 वैक्सीन होती हैं, उनका नाम क्या है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। क्या है, मीजल, मम्स, रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लेयर प्रेजेंट इन द यूट्रस, तो यूट्रस की लेयर पूछी है, एंडोकार्डियम है, एमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है कि पेरिकार्डियम है। तो यहाँ पर यूट्रस की जो लेयर होती है वो कौन सी, वो है एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इनकस, मैलियस, स्कैपुला या फिर स्टेपस। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी, स्टेपस। कौन सी, स्टेपस। नेक्स्ट वन, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, विश्व में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का डिटेक्ट किया गया था कहाँ पर, सोमालिया में। अभी जो न्यूज में आ रहा था वही सोमालिया है जहाँ के लोग समुद्री लुटेरे बन गए हैं बेरोजगारी होने के कारण। तो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था कहाँ पे, सोमालिया में 1977 में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ओपीवी वाज एडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर, तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड की गई थी, 1979 में, 1976 में, 1995 में कि 1984 में। तो ओपीवी को ऐड किया गया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 1979 में, 1979 में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज कब होता है, मायोकार्डियल डैमेज कब होता है, जब हार्ट अटैक आने वाला हो या फिर एमआई अटैक भी कह सकते हैं आप, एमआई के कारण। तो मायोकार्डियल डैमेज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन फर्स्ट या फिर CK। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ये बिहार का ही पेपर था NHM का। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। जिनका भी 12 तारीख को पेपर है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो 4 जनवरी को पेपर हो चुका है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल है, लेकिन वो आपको कल तक अपडेट हो पाएंगे। और जो आज पेपर हुआ है BFUHS का, वो पेपर आपको कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।